सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो आप आंसर क्या करोगे? 9 जनवरी को। और 2023 में हम 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आप 2023 में मनाओगे, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखना इंदौर में। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया जिसके डायरेक्टर जनरल होते हैं पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं। राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया। बीच में 6 दिसंबर आया, उस दिन भारत बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया था। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे होता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया। तो दिसंबर के ये अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो कप्तान सविता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले FIH नेशंस कप को जीत लिया है। भारत ने किसे हराया? स्पेन को हराया। अच्छा, स्पेन हार गया था ना। और स्पेन से मुझे याद आता है अभी एक खेल हुआ था जिसमें स्पेन जीत गया था कोलंबिया को हरा करके। मैं बात कर रहा हूं अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो कि भारत में हुए थे। वो भी ध्यान रखना। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो ये पहला FIH नेशंस कप ये अभी 11 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक स्पेन में ही खेला गया था और स्पेन को ही हरा दिया भारत ने। और इसी जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वैसे इससे पहले भी आपको बता दूं कि जो भारत है 2021-22 FIH प्रो लीग में तीसरा स्थान पाया था। उसके बाद 2022-23 प्रो लीग सीजन के लिए भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था और अभी इसने क्वालिफाई कर लिया है महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीत करके। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। ये भी नए बने थे, आपको याद होगा। और इसी तरह से भी आपको याद आएगा अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है दिलीप तिर्की। अच्छा, हॉकी का एक कप है सुल्तान जोहर हॉकी कप। ये मलेशिया में हुआ था और अभी इसको भारत ने ही जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया है। और हॉकी से संबंधित और भी कप और ट्रॉफीज हैं जैसे कि अजलान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2028-29 के लिए। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने अभी 16 दिसंबर 2022 को 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है। वैसे आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा भी था अभी दिसंबर 2022 की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है इसकी। और अभी दिसंबर महीने के साथ ही भारत की 2 साल की जो इसकी अध्यक्षता है वो भी खत्म हो रही है। याद आया आपको? अभी दिसंबर के स्टार्टिंग में हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ा था।
देखो, यूनाइटेड नेशन के आपके 6 अंग होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानकारी दूं तो इसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। और वो कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया, जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब मना करने की शक्ति आप कह सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे किसी बात पे कोई फैसला लेना है, अगर 4 सहमत है और एक भी सहमत नहीं है ना, तो उस फैसले पर रोक लग जाएगी। ये है वीटो पावर की ताकत। और यही कारण है कि भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, भारत परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बाकी अगर देश 4 देश मान लो हाँ कर देते हैं, तो जो नकटा चाइना है वो मना कर देता है। वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। खैर, हमने कहा 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट अस्थायी मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और अभी भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। अच्छा, मुझे बताओ, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहते हैं। और यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश 193 हैं टोटल, और 193 नंबर का कौन सा है? साउथ सुडान है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा 2025। तो जापानी राजधानी स्थानीय असेंबली ने एक नया नियम पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों के द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। वैसे आपको बता दूं, जो जापान है, इसका मतलब ये हो गया कि 2025 के बाद जितने भी नए घर बनेंगे उनके छत पे आपको सोलर पैनल लगाने होंगे। सीधा सा मतलब ये हो गया। वैसे आपको बता दूं, जो जापान है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, और इसने टारगेट कब का रखा है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का? इसने लक्ष्य रखा है 2050 का। और भारत का लक्ष्य कब का है जानते हो? 2070 का है। अभी आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। सरकार इस योजना के तहत छत पर अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको सब्सिडी देती है। और कितनी सब्सिडी देती है? अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा रहे हो तो प्रति किलोवाट 14,588 रुपीज की सब्सिडी आपको मिलेगी। प्रति किलोवाट कह रहा हूं मैं आपको। और 3 किलोवाट का लगा रहे हो तो इसको 3 से गुणा कर लो, इतनी आपको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से अगर आप छत पे सोलर पैनल लगा रहे हो तो। चलो यूं बताओ, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव ये कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। अभी आपको याद हो तो अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट, मतलब 450 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट शुरू किया था। और इसी के साथ ये 1440 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है। अच्छा बताओ, अभी पूरी तरह से हाइड्रो सोलर एनर्जी पे चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर यह बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने भी 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में अपने इंडिपेंडेंस नाम से इसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है। और उसी के साथ ये भारतीय FMCG बाजार में प्रवेश किया है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने अभी 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में इंडिपेंडेंस ब्रांड के लॉन्च के साथ भारतीय FMCG मार्केट में FMCG बाजार में प्रवेश किया है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें ये इंडिपेंडेंस
ब्रांड नेम के साथ जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, ये खाद्य तेल होते हैं, दालें, अनाज और जो भी मतलब दैनिक दिनचर्या की जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन्हें ये बेचेगी। आपको उदाहरण के तौर पे भारत की कुछ फेमस एफएमसीजी कंपनियों के बारे में बताऊं तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, नेस्ले, डाबर के प्रोडक्ट आते हैं, ITC के आते हैं। उसी तरह से अब इंडिपेंडेंस के नाम से भी आएंगे, ये रिलायंस का ही ब्रांड होगा। अब इसी से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितना आपको याद है पुरानी चीजें। आप मुझे बताओ, एक भारतीय FMCG कंपनी है पिंटोला, उसने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? 2022 का प्रश्न है ये। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये एक खिलाड़ी है और इनका संबंध फुटबॉल से है। बताओ अब आप। और दूसरा प्रश्न सुनो, पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बन गई है? अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे या रिवीजन वाली क्लास देखते होंगे तो इनके उत्तर आपको आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है आपकी रिवीजन में, रिवीजन आप ढंग से नहीं कर रहे हो। क्विज बना करके अपलोड किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे क्विज सॉल्व करा करो। अगर आपके पास बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो क्विज लगाओ। और हाँ, अभी थोड़े से रिवीजन वाले जो हमारे वीडियोज हैं वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है 2022 खत्म होने में आ रहा है। तो मेरी कोशिश है कि टॉपिक वाइज 2022 में टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना करके दूं। जैसे कि अभी आप देखेंगे 2022 में जितनी भी स्टैच्यूज थी, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उनका वीडियो मैंने आपको बना करके दिया। उसके बाद जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उसका कल मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। नहीं देखा तो वो जा करके देख लेना। और दोनों की क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है। क्विज इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप देख लेंगे लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्विज होनी चाहिए। तो वहां पे बहुत टाइम लग रहा है भाई, टाइम तो मेरे पास उतना ही है ना, और करने वाला मैं अकेला हूँ। दूसरे जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनके पास तो पूरी टीम होती है हर काम करने के लिए, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो फिर बताना है आपको, अभी हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा सरगम कौशल ने। तो भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया। 21 साल के बाद किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। इससे पहले 2021 में अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने यह खिताब जीता था। सरगम कौशल की बात करते हैं हम तो ये कहाँ के रहने वाली है? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। हमने कहा 21 साल के बाद किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है, तो इनसे पहले केवल एकमात्र भारतीय थी डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। उन्होंने 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था और अब जीता है सरगम कौशल ने। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूं, मिसेज वर्ल्ड बोल रहा हूं। आपको याद होगा अभी सिन्नी शेट्टी के बारे में हमने पढ़ा था, कर्नाटक की रहने वाली हैं। अभी मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। और हरनाथ संधू की बात करेंगे तो ये चंडीगढ़ की हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। खुशी पटेल की बात करेंगे तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। और मुझे बताओ, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की है। देखो, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से ध्यान रखना कौन कौन इसमें भारतीय विजेता रही हैं। तो पहली याद रख लो और एक लास्ट वाली याद रख लो। जैसे कि मिस वर्ल्ड सबसे पहले विजेता रही थी रीता फारिया, भारतीय में बात कर रहे हैं, 1966 में खिताब जीता था। और लास्ट में अभी मानुषी छिल्लर ने जीता था 2017 में। उसी तरह से मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो पहला खिताब जीता था 1994 में सुष्मिता सेन ने, और अभी आखिरी बार 2021 में विजेता रही थी हरनाथ संधू। इतना सा आप ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है, यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बनी है? तो आंसर होगा टाटा स्टील। आपको बताए 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, उड़ीसा में होंगे। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और अभी इसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। ये इसका 15वां संस्करण है। ये अभी 13 जनवरी को शुरू होगा और 29 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये चौथी बार भारत में हो रहा है। पहली बार ये 1982 में हुआ था बॉम्बे में, फिर 2010 में हुआ था नई दिल्ली में, फिर 2018 में हुआ था भुवनेश्वर में, और अब 2023 में होगा उड़ीसा में। आपको याद होगा अभी IPL 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर बना था कौन? टाटा। BCCI का भी टाइटल स्पॉन्सर बना था मास्टर कार्ड। और बाइजूस, ये भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुए ना, कहाँ पे? कतर, दोहा में, उसका स्पॉन्सर था बाइजूस। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी किफायती आवास वित्त पोषण योजना को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएं खोली है? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने। तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने अपने किफायती आवास खंड में अपने ग्राहक आधार को अधिक गहरा करने के लिए कई स्थानों पर रोशनी ब्रांचेस खोली है। रोशनी पहल के तहत पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तियों को 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का होम लोन देगा। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे, ये पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एमडी सीईओ गिरीश कौसगी है। आपको याद होगा आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस, इसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू किया था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय शटलर ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा सुकांत कदम। तो भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं सुकांत कदम, जिन्होंने पेरू में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी इसमें गोल्ड मेडल जीता। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। अच्छा, यहाँ पे सुकांत कदम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता? तो सिंगापुर के ची हियोंग आंग को। आपको याद होगा तस्नीम मीर का नाम, दुनिया की जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी थी ये। उसके अलावा मनीषा रामदास का नाम याद होगा आपको, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और अभी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 इन्हीं को चुना गया था, ये तमिलनाडु से है। और बताओ, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो भी थाईलैंड में हुई थी उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा, सिल्वर जीता था इन्होंने। और अभी जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुई थी टोक्यो जापान में, उसमें मेन सिंगल का टाइटल प्रमोद भगत ने जीता था और वुमेन सिंगल का टाइटल मनीषा रामदास ने जीता था। और याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खुली है? लखनऊ में खुली है। और बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम में आएंगे, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप का संबंध पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट से है, 2022 का ये पहली बार जीता है भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा करके। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और हमारी एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, आपको याद होगा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था। और अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी थी, तो इनका नाम भी याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मेटे फ्रेडरिक्सन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, 2022 के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे उनका कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, क्विज भी बना करके डाली गई है, तो उसकी पीडीएफ भी बना करके डाल दी गई आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।